अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अगली क्लास है हमारी। हमने अभी तक सीवीपी का कुछ बेसिक डिस्कस किया, कुछ बेसिक कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे। और अभी भी हम पास पेपर्स पर नहीं जा सकते, इसलिए क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। और अगर हम डायरेक्ट पास पेपर्स पर गए तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको शायद समझ ना आए। तो हम आज इस क्लास में जो चीज़ डिस्कस करने लगे हैं वो ये चीज़ डिस्कस करने लगे कि जनाब आपके पास बहुत सारे ऐसे पास पेपर्स आएंगे जिसमें मटेरियल और लेबर से रेलेवेंट जो है ना कुछ टेक्निकल वर्किंग्स होंगी। इनके लॉसेस की कुछ बात करी हुई होगी, इनकी एफिशिएंसी की कुछ बात करी हुई होगी। और मटेरियल एंड लेबर से रेलेवेंट कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स आपके सवाल में होंगी जो आपको टैकल करना होगी। अब वो सवाल कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का भी हो सकता है, वो प्रोसेस कॉस्टिंग का भी हो सकता है, वो ओवरहेड्स का भी हो सकता है। मुख्तलिफ जगह पर इसकी ट्रीटमेंट आ रही होगी। देखिए, कॉस्ट अकाउंटेंट का एक जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस होता है वो ये होता है कि कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है तो कॉस्ट अकाउंटेंट उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर कर दे। कॉस्ट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो है मटेरियल की कॉस्ट, वो है लेबर की कॉस्ट, और उसके अलावा वो है ओवरहेड्स। अच्छा, ओवरहेड्स क्या होते हैं? ओवरहेड सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, इसकी हमें नॉलेज है। इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल आता है, इनडायरेक्ट लेबर आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। किस तरह से ओवरहेड्स की अकाउंटिंग करनी है ये एक सेपरेट चैप्टर हमारे पास हमारे सिलेबस में मौजूद है। मटेरियल मटेरियल की किस तरह से ट्रीटमेंट करनी है एक सेपरेट चैप्टर मौजूद है। लेबर लेबर की किस तरह से ट्रीटमेंट करनी है उसका भी बिल्कुल सेपरेट जो है वो एक टॉपिक मौजूद है जिसमें हम उसको डिटेल से देखेंगे। लेकिन अभी मुझे इन सबसे कुछ कॉमन कॉमन चीजें ऐसी आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है जो दूसरे टॉपिक्स में अप्लाई होती हैं और जिसकी नॉलेज आपके लिए जरूरी है। एक बहुत ही सिंपल सी मैं वर्किंग बनाऊं तो लेट से मैं ये कहता हूं कि कोई कंपनी है और वो एक प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करती है और उसका नाम है प्रोडक्ट ए। और उस प्रोडक्ट ए में मटेरियल लगता है और लेट से जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसके 3 kg इस्तेमाल होते हैं। और 1 kg जो है वो 5 रुपए का आता है, तो 3 kg अगर मटेरियल इस्तेमाल होता है तो 15 रुपए हो गए। उसके बाद लेबर लेबर जो है वो लेट से एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 घंटे काम करता है और 1 घंटे के मैं लेबर को जो है वो 10 रुपए देता हूँ, तो 20 रुपए लेबर के हो गए। और लेट से ओवरहेड्स का भी 5 रुपए का हिसाब किताब है, 5 रुपए का खर्चा ओवरहेड्स पर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुल मिलाकर मेरा जो ओवरहेड्स का मटेरियल का और लेबर का टोटल खर्चा होता है वो 40 रुपए होता है और 40 रुपए में ये प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाता है। तो आपके जो सवालात होंगे ना उन सवालात में बहुत सारी जगह पर बहुत सारे चैप्टर के सवालात में इस तरह की आपको कॉस्ट की वर्किंग करनी होगी जिसमें आपको मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी, लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी और ओवरहेड्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी होगी। जैसे कि मैंने कहा कि इसका सेपरेट चैप्टर मौजूद है, सेपरेट चैप्टर में इनकी डिस्कशन होगी, डिटेल में डिस्कशन होगी। और आपको ये सिखाया जाएगा कि मटेरियल की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी। टोटल सारी बहुत सारी चीजें समझाई जाएंगी, लेबर के लिए भी बहुत सारी चीजें होंगी और ओवरहेड्स के लिए भी बहुत सारी चीजें होंगी। इस वीडियो का पर्पस ये कि एक तो मैंने आपको इस चीज का इंट्रोडक्शन करवा दिया कि भाई इस तरह की कोई वर्किंग आपके बहुत सारे सवालात में आ सकती है, मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स को ऐड कर प्रोडक्ट की फाइनल कॉस्ट को कैलकुलेट करना। दूसरा जो इस वीडियो का पर्पस है वो ये है कि मटेरियल की बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आपके सवाल में आ रही होंगी। अब उस एडजस्टमेंट्स को देखना है और वो एडजस्टमेंट्स बहुत सारी मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं और उन मुख्तलिफ तरह की एडजस्टमेंट्स को देखना है। लेट से हम मटेरियल और लेबर दोनों की एडजस्टमेंट्स देखते हैं और कुछ हद तक जो है वो इन दोनों की अवेयरनेस लेते हैं, ताकि अगर हम कोई और चैप्टर कर रहे हो तो हमें मटेरियल और लेबर की मुख्तलिफ कैलकुलेशंस का अंदाजा हो। लेट से मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं जो है ना वो कोई फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करता हूँ, मैं कोई फिनिश गुड मैन्युफैक्चर करता हूँ। और वो फिनिश गुड जो मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ लेट से वो है एक टेबल है। और वो एक टेबल जो है ना वो वुड से तैयार होता है, वुड से तैयार होता है यानी कि लकड़ी से तैयार होता है। यानी कि अभी जो मैं आप लोगों के साथ एडजस्टमेंट्स डील करने लगा हूँ, अगले 10-15 मिनट डिस्कस करने लगा हूँ, वो मटेरियल से रेलेवेंट है। मैं फिनिश गुड बनाता हूँ, फिनिश गुड एक टेबल है, टेबल में वुड इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर मेरे पास जो ये टेबल है ना ये मेरा फिनिश गुड है। जो टेबल है वो मेरा फिनिश गुड है। और जो वुड है ना सर मेरे लिए वुड जो है ना वो मेरा रॉ मटेरियल है। तो मेरे पास दो चीजें हैं, एक है टेबल और एक है वुड। टेबल मेरा फिनिश गुड है और वुड जिसको मैं परचेज कर कर और उससे टेबल्स बनाता हूँ वो मेरे लिए रॉ मटेरियल की हैसियत रखता है।
इजीएस्ट सवाल ये आ सकता है कि भाई सवाल ये बोल दे आपने 5 टेबल बनाने, इजीएस्ट सवाल बोल रहा हूँ, सवाल ये बोले आपने 5 टेबल्स बनाने, सवाल फिर ये बोल दे कि भाई एक टेबल पर जो है ना वो 10 केजी वुड लगता है, यानी कि 10 केजी वुड पर टेबल, 10 केजी पर टेबल, एक टेबल पर 10 केजी वुड लगता है। और सवाल ये बोल दे कि वुड जो है ना वो 250 रुपीज पर केजी आता है, सवाल ये बोल दे 250 रुपीज पर केजी जो है वो वुड आता है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली ये बोल दोगे कि भाई मैं 5 टेबल्स बनाता हूँ, एक टेबल पर जो है वो 10 किलो वुड लगता है, यानी कि टोटल मुझे 50 किलो वुड की जरूरत है। और एक केजी अगर 250 रुपए का आता है, एक केजी अगर 250 रुपए का आता है, तो मेरा जो मटेरियल का टोटल खर्चा है 5 टेबल्स बनाने के लिए वो 5 इंटू 10 इंटू 250 यानी कि 1200 और 50 12,000 और 500 रुपए है। देखिए ये सिंपलेस्ट कैलकुलेशन आ सकती है मटेरियल से रेलेवेंट, इस पे हमने कुछ भी नहीं किया। 5 टेबल्स बनाए, एक टेबल पे 10 केजी वुड लगता है, तो 5 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया 50 आ गया, यानी कि टोटल कितना वुड हमें जो है उसकी जरूरत है। और फिर 1 किलो अगर 250 रुपए का है तो हमने देख लिया कि 50 किलो कितने का आएगा, 12,000 और 500 रुपए का, और मेरी ये वुड की पूरी कॉस्ट आ गई। यानी कि मैंने अपनी मटेरियल की जो कॉस्ट इस टेबल में लगनी चाहिए 10 टेबल्स बना सॉरी 5 टेबल्स बनाने के लिए मटेरियल की जो कॉस्ट लगनी चाहिए उसकी कैलकुलेशंस कर ली। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे सवालों में आपको मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स की कॉस्ट को ऐड कर कर इस तरह की वर्किंग करनी होगी, और अभी हम मटेरियल की कॉस्ट को फोकस कर रहे हैं, तो हमने इसकी एक बिल्कुल ही बुनियादी बेसिक सी एग्जांपल देख ली। यहाँ पर हमने अपने जो भी फिनिश गुड्स के यूनिट्स बनाने हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया रॉ मटेरियल पर फिनिश गुड, यानी कि मैंने ये देखा कि कितनी चीजें बनानी है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया एक चीज बनाने के लिए कितने वुड की जरूरत है, एक के लिए 10 किलो की जरूरत है, तो 5 के लिए 5 इंटू 10 यानी कि 50 किलो की जरूरत होगी, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया रॉ मटेरियल प्राइस पर केजी, रॉ मटेरियल प्राइस पर केजी से, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई। अब यहाँ पर जरा चीजों को कॉम्प्लेक्स करते हैं। देखिए चीजें इतनी सिंपल नहीं होती हैं, चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं वुड परचेज करूंगा, प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं वुड परचेज करूंगा, तो वुड जो है ना वो एक रॉ फॉर्म में होगा, उसकी कार्विंग होगी, उसकी कटिंग होगी, उसकी फिनिशिंग होगी, और फिर वो टेबल में इस्तेमाल होगा। लकड़ी में जिस फॉर्म में लेकर आऊंगा शायद वो सिंपल सी सीधी सीधी शीट्स होंगी, उसको मेरे मजदूर जो है वो काटेंगे, उसको काट कर एक ढांचा नक्शा स्ट्रक्चर देंगे, कार्विंग करेंगे, उस पर डिजाइन बनाएंगे, उस पर शेप बनाएंगे, और फिर वो चीज जाकर तैयार होगी। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मिसाल लेता हूं, अब ये ऊपर वाली एग्जांपल से बिल्कुल डिफरेंट है, एग्जांपल नंबर 2, मिसाल लेता हूं कि मैंने 10 केजी वुड जो है वो परचेज करी, 10 किलो वुड मैंने परचेज करी, और लेट से मुझे एक टेबल बनाना है। मैंने अपने मजदूरों को लाकर 10 केजी लकड़ी दी, मैंने बोला भाई बनाओ इससे टेबल। उन्होंने टेबल बनाना शुरू करा, टेबल बनाना शुरू करा, टेबल बनाना शुरू करा, उन्होंने वुड को कट किया, अलग अलग एंगल से काटा, उसको रिफाइन किया, साफ किया, उस पर कुछ स्ट्रक्चर दिया, उसको मोल्ड किया ना, उसको टेबल की शक्ल में लेकर आया। तो हुआ ये कि मैंने उनको 10 केजी वुड दी थी, 2 केजी वुड जो है ना उसका भूसा बन गया, कचरा बन गया, छोटे छोटे टुकड़े बन गए, वो टेबल में नहीं नजर आ रहे हैं। और फिर बकाया जो 8 केजी था, हाँ वो टेबल में या मेरे फिनिश गुड्स में नजर आया, वो मेरे टेबल में या फिनिश गुड्स में नजर आया। बात समझ रहे हो? यानी कि ऐसा होता है कि मेरा जो इनपुट होता है, यानी कि जितने वुड की मैंने खरीदारी की थी, मैंने जितना इनपुट किया था, मैं 10 केजी लकड़ी खरीद कर लेकर आया था, और उससे मेरी नीयत ये थी कि मैं एक टेबल बनाऊंगा। जब मैंने मटेरियल इनपुट किया, जब मैंने रॉ मटेरियल का इनपुट किया, तो इनपुट 10 के जो केजी था, लेकिन कुछ लॉसेस हो गए, और लॉसेस के बाद जो मेरे पास आउटपुट बचा वो 8 किलो था, जिससे एक टेबल बना। अब यहां पर ये सवाल आता है कि सर अगर एक फिनिश गुड्स की बात करी जाए, यानी कि एक टेबल की बात करी जाए, एक फिनिश गुड्स की बात करी जाए, यानी कि एक टेबल की बात करी जाए, तो उस टेबल में जो वुड लगी हुई नजर आ रही है वो 8 केजी है। लेकिन आपने ये एक टेबल बनाने के लिए 8 केजी वुड नहीं खरीदी थी, आपने एक टेबल बनाने के लिए 8 केजी लकड़ी तो नहीं खरीदी थी, आपने एक टेबल बनाने के लिए 8 केजी वुड तो नहीं खरीदी थी, आपने तो इससे ज्यादा खरीदी थी। आपने एक टेबल बनाने के लिए जो वुड परचेज करी थी, जो आपने परचेज करी थी, जिसकी आपने खरीदारी करी थी, वो 10 किलो की खरीदारी करी थी। ठीक है?
अब जब मैं इस फिनिश गुड्स की कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा ना, यानी कि मैं ये देखूंगा कि भाई ये टेबल मुझे कितने का पड़ा, ये टेबल मुझे कितने का पड़ा। अच्छा मैं एज्यूम करता हूँ कि 1 किलो लकड़ी जो है ना वो 250 रुपए की आती है, 250 रुपए फी किलो। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे ये कहना चाहिए, मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूँ। एक ऑप्शन ये देता हूँ, मैं बोलूँ यार इस टेबल में लकड़ी का जो मेरी जेब से खर्चा हुआ है, इस टेबल में जो लकड़ी का खर्चा हुआ है वह है 8 × 250। क्या ये सही बात है? यानी कि 2000 रुपए का खर्चा हुआ है। या मुझे ये कहना चाहिए कि इस टेबल को बनाने के लिए मेरा जो खर्चा हुआ है वो 10 × 250 यानी कि 2500 रुपए हुआ है। सर मेरा खर्चा 2500 रुपए हुआ है। देखो हमेशा याद रखो कि मेरे जेब से इस टेबल को बनाने के लिए क्या पैसे जा रहे हैं, मेरे जेब से 2500 रुपए जा रहे हैं। मैंने 10 किलो लकड़ी परचेस करी जिससे मैंने अपनी प्रोडक्शन करना शुरू करी, 2 kg लकड़ी जाया हो गई और 8 kg टेबल में नजर आ रही है लगी हुई है। टेबल को जब तोला गया कि वो 8 kg था। लेकिन हम जब ये सोचेंगे या ये वर्किंग करेंगे कि भाई इस टेबल को बनाने के लिए लकड़ी का कितना खर्चा लगा, तो हम ये नहीं करेंगे कि देखो भाई टेबल में तो 8 किलो लकड़ी है और 1 किलो 250 रुपए की आती है तो 2000 रुपए का खर्चा हुआ। हरगिज नहीं। हमारी जेब पर जो खर्चा पड़ा है, हमें जो खर्चा हुआ है, हमें जो खर्चा अकाउंट फॉर करना चाहिए वो 10 × 250 यानी कि 2500 रुपए करना चाहिए। ये मेरी जेब से गया है, ये मेरी जेब से लगा है। जब मैं 2500 रुपए की लकड़ी लेकर आया तो मुझे ऑलरेडी अंदाजा था कि उसमें से कुछ लकड़ी कटिंग में जाया हो जाएगी और फाइनल प्रोडक्ट में इतनी लकड़ी नजर नहीं आएगी, इससे कम आएगी। लेकिन इस टेबल को बनाने के लिए मैंने जो खर्चा करा है वो 2500 रुपए करा है। तो आपको एक चीज ये याद रखनी है कि जब आप कॉस्ट कैलकुलेट करोगे किसी भी यूनिट की, खास तौर पर जब आप मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, तो मटेरियल की कॉस्ट जब कैलकुलेट करोगे, मैंने ये बताया ना कि किसी भी यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आमतौर पर आपके सवाल में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स का खर्चा होगा जिसको आपने ऐड करना होगा। तो अगर इसी तरह का सवाल आता है तो आप ये बोलोगे कि भाई 10 kg लकड़ी लगी और 1 किलो 250 रुपए की आती है तो 10 kg का टोटल खर्चा हो गया 2500 रुपए। मैं अभी लेबर और ओवरहेड्स की वर्किंग पे नहीं जाता, मैं सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की बात करता हूँ। तो मटेरियल का मेरा जो खर्चा होगा ना वो 2500 रुपए होगा, वो 2000 नहीं होगा। यानी कि मैं क्या करता हूँ, मैं इनपुट की क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? हमेशा, क्योंकि देखो मेरी जेब से आउटफ्लो क्या हुआ, या मैंने उसको खरीदने के लिए क्या पेमेंट करी होगी, या मैंने 10 kg क्यों खरीदा, 8 ही kg खरीद लेता, 8 kg खरीदता तो और जाया होता और फिर टेबल कंप्लीट ही नहीं होता। तो ये तो वो खर्चा था तो इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। अब यहाँ पर बहुत सारे केसेस आपके पास सवाल में आ सकते हैं और इससे भी कॉम्प्लेक्स चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये एक सिंपल सी चीज आप लोगों को इंट्रोड्यूस करनी थी, बतानी थी, तो मैंने यहाँ पर बता दी। अब अगर हम इसको समराइज करें तो देखें हमें हुआ क्या इस सवाल में। हमारा इनपुट था 10 kg, हमने 10 kg लकड़ी परचेज करी। उसमें से हमें पता है कि 2 kg लकड़ी जाया हो गई। जाया होने का मतलब ये है कि ये प्रोसेस का इनबिल्ट हिस्सा था, इसके बगैर टेबल बन ही नहीं सकता था। मुझे लकड़ी की कटिंग करनी थी, मुझे उसको काटना था, उसकी कार्विंग करनी थी और 2 किलो जाया होना ही था। और जो मेरा आउटपुट है यानी कि जो मेरे फिनिश गुड्स में नजर आ रहा है, मेरे फिनिश गुड्स में नजर आ रहा है वो 8 kg की लकड़ी नजर आ रही है। इससे मेरा एक टेबल तैयार हुआ, इससे मेरा एक टेबल तैयार हुआ, यानी कि एक टेबल में 8 kg नजर आ रहा है। अलबत्ता मेरा जो इनपुट था वो 10 kg था और अगर जो परचेज का रेट है, मटेरियल खरीदने का रेट है वो 250 रुपये फी केजी है, अगर वो 250 रुपये पर केजी है तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो खर्चा हुआ है वो उसूली तौर पर 2500 रुपये का हुआ होगा, 2000 रुपये का नहीं हुआ होगा। इस चीज को समझ लो। अब यही सिनेरियो मुख्तलिफ तरह से आपको दिया हुआ आ सकता है। मिसाल के तौर पर सवाल आपसे पूछ ले कि भाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल बताओ, मिसाल के तौर पर सवाल आपसे पूछ ले कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल बताओ, यानी कि मटेरियल का क्या खर्चा होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल बताओ। साथ में सवाल ये लिख दे कि इनपुट जो है ना वो 10 kg है, इनपुट जो है ना वो 10 kg है और जो रेट है वो दिया हुआ है 250 पर केजी, 250 पर केजी। और लॉस के बारे में लिखा हुआ हो, लॉस के बारे में लिखा हुआ हो कि लॉस जो है ना वो 20% ऑफ इनपुट है, लॉस जो है ना वो 20% ऑफ इनपुट है। यानी कि जितना आप इनपुट करते हो उसका 20% जाया हो जाता है, जो बचा हुआ होता है वो आउटपुट होता है, वो फिनिश गुड्स में लगता है। अब यहां पर मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी मेरी कैलकुलेशन होगी कि सर मैंने 10 किलो लकड़ी खरीदी,
1 किलो अगर 250 रुपए की आती है तो मेरी जेब से तो 2500 रुपए गए होंगे। वो एक अलग बात है कि उसमें से 20% या 2 केजी आया हो गया कटिंग में, और बाकी जो फाइनल प्रोडक्ट था उसमें 8 केजी नजर आ रहा है। बहरहाल अगर लॉस कैलकुलेट करना होता, अगर लॉस कैलकुलेट करना होता तो क्योंकि वो लॉस जो है वो 20% ऑफ इनपुट है, तो वो हो जाता 10 इंटू 20%, यानी कि आपका हो जाता 2 केजी। और अगर आउटपुट मालूम करना होता, और अगर आउटपुट मालूम करना होता, तो आप बोलते कि भाई मैंने इनपुट 10 केजी किया था, उसमें से 2 केजी के लॉसेस हो गए, तो आउटपुट जो है ना वो 8 केजी है। ठीक है जी। अब इसको और कॉम्प्लेक्स करते हैं, इस सिनेरियो को और कॉम्प्लेक्स करते हैं। दोबारा से मैं आपको बोलता हूं कि आपका सवाल आपको पूछता है भाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है, यानी कि मटेरियल का कितना खर्चा हुआ है ये बताओ। ठीक है। सवाल आपको इनपुट नहीं बताता, सवाल आपको इनपुट नहीं बताता, सवाल आपको इनपुट नहीं बताता। इनपुट जो है वो क्वेश्चन मार्क है, इनपुट जो है वो अननोन है, इनपुट जो है वो आपने फाइंड करना है। सवाल ये लिख देता है कि जो रेट है, जो रेट है वो है 250 रुपए फी केजी। सवाल ये रेट बता देता है, सवाल बोलता है कि जो रेट है वो 250 रुपए फी केजी है। सवाल ये बोल देता है कि जो लॉस है, जो लॉस है वो 20% ऑफ इनपुट है। सवाल आपको ये बोल देता है कि जो लॉस है ना वो 20% ऑफ इनपुट है, इनपुट का 20% लॉस है, बड़े तवज्जो दीजिएगा। और सवाल ये बोल देता है कि जो आउटपुट है, सवाल ये बोल देता है जो आउटपुट है, सवाल ये बोल देता है जो आउटपुट है वो 8 किलो है। और अब आपको ये बताना है कि भाई आपका कितना खर्चा हुआ होगा। उसूली तौर पर सारा डेटा जो यहाँ मैंने इस्तेमाल करा है वो पहली एग्जाम्पल और दूसरी एग्जाम्पल वाला ही है। उसीली तौर पर यहाँ पर भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल का अमाउंट 2500 रुपये ही आना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि वो 2500 रुपये कैसे लेकर आए। अच्छा, बाज स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने जज्बात को काबू में नहीं रखते हैं, और वो ये गलती कर देते हैं कि वो लॉसेस कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं कि सर 8 किलो का 20% हमारा लॉस हो गया, और फिर वो बोलते हैं कि सर हमारा जो लॉस है ना वो 0.2 इंटू 8, यानी कि हमारा 1.6 केजीज का लॉस हो गया, और आउटपुट जो है वो 8 केजी है। तो 8 और 1.6 को हम ऐड कर देते हैं और ये 9.6 केजी बन जाता है। और 1 केजी जो है ना वो अगर 2500 रुपए का, 250 रुपए का आ रहा है, तो सर हमारा जो खर्चा हुआ होगा वो 9.6 इंटू 250 हुआ होगा, और वो हुआ होगा 2400 रुपए का। और फिर वो बोलते हैं हाय 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 हमारा आंसर तो गलत आ रहा है। तो ऐसे करना ही नहीं था आपने, ऐसे क्यों नहीं करना था हमने सर, इसमें क्या गलती है बेटा? इसमें गलती ये है कि उसने ये बोला हुआ है कि जो आपका लॉस है वो 20% है, वो 20% है ऑफ, ऑफ यानी कि किसका? ऑफ इनपुट। इनपुट का 20% है, इनपुट का 20% है आपका लॉस। आपने यहाँ पर क्या गलती की है? आपने यहाँ पर ये जो ग्रीन वाली मैंने वर्किंग करी, इसमें गलती ये करी है कि आपने 8 केजी का 20% ले लिया। 8 केजी आपका आउटपुट है, 8 केजी आपका इनपुट नहीं है। आप आउटपुट का 20% ले रहे हो, जो कि सरासर गलत है। तो सर अब आप बताएं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमें एक इक्वेशन पता है, इनपुट, इनपुट माइनस लॉसेस, इनपुट माइनस लॉसेस इज इक्वल्स टू आउटपुट। इनपुट माइनस लॉसेस इज इक्वल्स टू आउटपुट। बिल्कुल सर हमें ये पता। हमें क्या ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है? हम मुख्तलिफ मेथड्स यूज कर सकते हैं। एक है एल्जेब्रिक मेथड। हमें इनपुट मालूम करना है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो इनपुट है ना वो एक्स है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो इनपुट है ना वो एक्स है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इनपुट हमें अननोन है, नहीं पता है, वो एक्स है। लॉसेस कितने हैं? लॉसेस हैं 20% ऑफ इनपुट, और लॉसेस अगर 20% ऑफ इनपुट है तो मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो लॉसेस है ना वो 20% इंटू एक्स है। मैथमेटिकली हमारे लॉसेस जो है वो 20% इंटू एक्स है, और आउटपुट बिल्कुल हमें दिया हुआ है वो 8 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, x का मतलब 1x होता है, 20% का मतलब 0.2 होता है, तो ये 1x माइनस 0.20x इज इक्वल्स टू 8 बना। 1 में से 0.20x माइनस करेंगे तो 0.80x जो है वो 8 बना। और अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो 8 डिवाइडेड बाई 0.8 हो जाएगी, जो कि 10 बन जाती है। यानी कि आपने रिवर्स वर्किंग करनी है। आपको ये तो मालूम है ना कि इनपुट माइनस लॉसेस इज इक्वल्स टू आउटपुट, तो आपने इनपुट की जगह एक्स लिखा, वो आपको नहीं पता। आपको पता है आपके जो लॉसेस हैं वो इनपुट का 20% है, यानी कि 20% किस चीज का? एक्स का 20%, तो 20% ऑफ एक्स लिखा। और आउटपुट आपको मालूम है कि वो 8 है। तो आपने ये इक्वेशन बनाई, इसमें आपने सारी चीजें डाली और एक्स की वैल्यू ढूंढी, वो 10 आ गई। यानी कि आपका इनपुट आपके सामने आ गया 10, और अब आपकी कॉस्ट आ जाएगी 10 इंटू 250, और 10 इंटू 250 कितना हो जाता है? 10 इंटू 250 हो जाता है 2500 रुपए।
तो देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्किंग्स हैं जो आपके सवाल में आती हैं और सवाल का कोई ना कोई हिस्सा कवर करती हैं। लिहाजा मैंने ये 3 तरह की आप लोगों के सामने एग्जाम्पल कर ली। और ये याद रखिए कि आपको ये जरूर चेक करना होगा कि आपके पास जो परसेंटेज दी हुई है ना वो किस चीज का परसेंटेज है। आपके लॉसेस जो है वो इनपुट का सर्टेन परसेंटेज दिए हुए हैं या आउटपुट का सर्टेन परसेंटेज दिए हुए हैं। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट से इस एग्जाम्पल में यूं लिखा हुआ है कि भाई इनपुट हमें नहीं मालूम है, इनपुट हमें नहीं मालूम है। लॉसेस के बारे में ये लिखा हुआ है कि लॉसेस जो है ना वो 20% ऑफ आउटपुट है। लॉसेस के बारे में लिखा हुआ है कि लॉसेस जो है वो आउटपुट का 20% है। अब ऐसा कोई सवाल बना दिया इसने और आपको आउटपुट भी दिया हुआ है, और आउटपुट जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है लेट से 8 किलो। तो अब अगर आपको ये मालूम है कि भाई इनपुट आपको मालूम नहीं है, लेकिन ये सिंपलर सवाल है इसलिए क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपके लॉसेस होंगे वो आउटपुट का 20% है, और लेट से वो रेट वही है 250 रुपए फी किलो। तो ये बड़ा आसान सा केस होगा। ये आसान सा केस इसलिए होगा क्योंकि इस केस में आपके जो लॉसेस होंगे, इस केस में जो आपके लॉसेस होंगे वो लॉसेस हो जाएंगे 20% मल्टीप्लाइड बाई 8। वो लॉसेस हो जाएंगे 20% मल्टीप्लाइड बाई 8, 20% मल्टीप्लाइड बाई 8 यानी कि 1.6 किलो के लॉस हो जाएंगे। और इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो टोटल इनपुट होगा वो 9.6 होगा। अच्छा, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको अगर ये शीट चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0345308631 इस नंबर पर। तो इस केस में हमारे पास जो है वो हमारा इनपुट 9.6 है, इनपुट 9.6 है, और 9.6 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 250 से। और जब हमने 9.6 को 250 से मल्टीप्लाई किया तो 9.6 मल्टीप्लाई बाई 250 जो है वो 2400 रुपए बन जाता है, 2400 रुपए बन जाता है। तो आपने देखा कि आपको इस चीज का ख्याल रखना होगा कि आपके पास जो परसेंटेज अप्लाई होनी है ना वो किस चीज पर अप्लाई होनी है। अच्छा, अब क्या सर इसका कोई और मेथड है किसी भी सवाल को जो भी आपने यहाँ पर सॉल्व किया उसका? जी हाँ, ये जो लेट से इसको हम एग्जाम्पल 1 कहते हैं, इसको हम एग्जाम्पल नंबर 2 कहते हैं, इसको हम एग्जाम्पल नंबर 3 कहते हैं, और इसको हम एग्जाम्पल नंबर 4 कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 का एक तो ये मेथड नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 3 का एक तो ये मेथड नंबर 1 है जो मैंने यहाँ पर किया, ये मेथड नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 3 का एक मेथड नंबर 2 भी है, वो रेशियोज वाला मेथड है, जरा उसको भी गौर से फॉलो कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 का एक और मेथड है जो कि रेशियोज के इस्तेमाल से मैं आपको सॉल्व करवाना सिखा रहा हूँ। रेशियोज की बड़ी मदद आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में होगी। रेशियोज के हिसाब से किस तरह से इसको सवाल को करेंगे, आप जो है ना वो कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लो। जनरली 100 लोग एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम कर लो कि इनपुट जो है ना वो 100 है, एज्यूम कर लो कि इनपुट जो है ना वो 100 है, एज्यूम कर लो कि इनपुट जो है वो 100 है। 200 भी एज्यूम कर सकते हो, 300 भी कर सकते हो, 400 भी कर सकते हो। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इनपुट जो है वो 100 है। अब क्योंकि सवाल में ये लिखा हुआ है कि लॉसेस जो है वो 20% ऑफ इनपुट है, क्योंकि सवाल में ये लिखा हुआ है कि लॉसेस जो है वो 20% ऑफ इनपुट है, तो इस हिसाब से मेरे जो लॉसेस होंगे वो 100 का 20%, 100 का 20% यानी कि 20 होंगे। तो मेरा जो आउटपुट होगा वो 80 होगा, मेरा जो आउटपुट होगा वो 80 होगा। ये मैंने एक रेशियो डेवलप कर लिया कि अगर इनपुट 100 होता तो लॉसेस 20 होते और आउटपुट 80 होता, अगर इनपुट 100 होता तो लॉसेस 20 होते और आउटपुट 80 होता। ये मैंने एक रेशियो बना लिया अपने हिसाब से, अपने हिसाब से एक कंप्यूटेशन कर ली, अपने हिसाब से एक रेशियो बना लिया। अब इसको ओरिजिनल फिगर्स में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे हम देखेंगे। सवाल में हमें क्या दिया हुआ है सर? सवाल में हमें 8 kg दिया हुआ है, सवाल में हमें 8 kg दिया हुआ है, यानी कि सवाल में हमें जो चीज दी हुई है वो दिया हुआ है आउटपुट 8। ठीक है, और हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है इनपुट, हमें मालूम करना है इनपुट, हमें मालूम करना है इनपुट। रेशियोज मेथड में आप क्या करोगे, 8 रिप्रेजेंट कर रहा है 80 हिस्से, 8 kgs रिप्रेजेंट कर रहा है रेशियोज के हिसाब से 80 पोर्शंस या 80 हिस्से। 8 kg रेशियोज के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा है 80 हिस्से। तो आप क्या करोगे, आप 8 को 80 से डिवाइड करोगे, 8 को 80 से डिवाइड करोगे, यानी कि 8 आउटपुट था, रेशियोज के हिसाब से आउटपुट 80 था, तो आपने 8 को 80 से डिवाइड किया, यानी कि आपने 8 के 80 हिस्से कर दिए। अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 8 को 80 से तो 80 हिस्से कर रहा हूँ, और आपको रेशियोज के हिसाब से 100 हिस्सों की वैल्यू चाहिए थी, तो आपने 100 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 8 को 80 से डिवाइड करूंगा और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरे पास जो आंसर आएगा वो 10 kg आएगा। और फिर मैं ये कह दूंगा कि भाई 1 kg जो है वो 250 का है, तो 10 kg जो है वो टोटल 2500 रुपए के हो जाएंगे। तो
तो इस तरह से आपको लॉसेस की ट्रीटमेंट जो है वो आनी चाहिए। ये लॉसेस की बिल्कुल बेसिक सी ट्रीटमेंट थी। यहाँ तक आप इसको कॉपी करें और फिर आगे बढ़िएगा, कॉपी करे बगैर आगे नहीं बढ़िएगा। इससे कॉम्प्लेक्स केसेस भी आपके सवाल में आएंगे, आपके पास पेपर्स में आएंगे, जिसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन ये एक सिंपल से कुछ सिनेरियो मैंने आपके साथ मटेरियल के करे। नाउ कमिंग टू लेबर, अब हम लेबर की बात करते हैं। लेबर जो है ना, उसके केस में भी या लेबर के भी बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक लेबर का सिंपलेस्ट केस क्या हो सकता है, एक सिंपल सी एग्जांपल तो ये हो सकती है कि लेट से आप टेबल बना रहे हो, एक टेबल बना रहे हो और सवाल ये बोल दे कि एक टेबल जो है ना वो लेट से 7 घंटों में बनता है। सवाल ये बोल दे कि एक टेबल जो है ना वो 7 घंटों में बनता है। और आपको लेट से ये कहा जाए कि 1 घंटे के जो आप लेबर को पैसे देते हो वो ₹200 पर आवर देते हो। लेबर को 1 घंटे के जो पैसे देते हो वो ₹200 पर आवर देते हो। 1 घंटे के 200 रुपए आप लेबर को देते हो। तो अगर मैं 1 घंटे के 200 रुपए लेबर को देता हूं और लेबर जो है वो एक टेबल 7 घंटे में बनाता है, तो मेरी जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी, मेरी जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 7 × 200, 7 × 200 यानी कि 1400, 7 × 200 यानी कि 1400। ये तो बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो है, बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो जो मैंने आपके साथ सॉल्व किया कि भाई एक टेबल 7 घंटे में बनता है और 1 घंटे के अगर मैं 200 रुपए देता हूँ तो 7 घंटे के मैं 7 × 200 यानी कि 1400 रुपए देता हूँ, पे करता हूँ। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। इस एग्जाम्पल को कॉम्प्लेक्स इस तरह से करते हैं कि लेट से अब हम इनपुट लॉसेस और आउटपुट को जो है वो वर्किंग में लेकर आते हैं। हम ये कह देते हैं कि भाई एक यूनिट बनाने के लिए, एक टेबल बनाने के लिए, एक टेबल बनाने के लिए जो है ना वो लेबर इनपुट करता है, लेबर इनपुट करता है 8 घंटे। यानी कि 8 घंटे के लिए लेबर जो है वो काम करता है। अच्छा, अब लेबर जब काम करने बैठेगा, लेट से 9 to 5 लेबर काम करता है। मैंने उसको ये कहा हुआ है, मैंने उसको ये बोला हुआ है कि तुम सुबह 9 बजे आओगे, शाम को 5 बजे तक काम करोगे, ये बनते हैं 8 घंटे। और एज्यूम कर लो कि एक टेबल एक दिन में बनता है, एज्यूम कर लो कि एक टेबल एक दिन में बनता है। तो मजदूर सुबह 9 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे जाते हैं, यानी कि वो कितने घंटे काम करते हैं, वो 8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे काम कर कर क्या बनाते हैं, 8 घंटे काम कर कर एक टेबल बनाते हैं। अच्छा, मैंने लेबर को, ये अंडरस्टूड सी बात है और मैंने भी लेबर को बोला हुआ है कि मैं तुम्हें पूरे 8 घंटे की पेमेंट करूंगा, तुम सुबह 9 बजे आओगे, तुम शाम को 5 बजे जाओगे, तुम्हें 1 घंटे के मैं 200 रुपए दूंगा, तुम्हें 1 घंटे के मैं 200 रुपए दूंगा और तुम सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक काम करोगे। लिहाजा तुम्हारा पर आवर रेट जो होगा वो 200 रुपए होगा। और तुम जितना भी इनपुट कर रहे हो, आज सुबह 9 बजे आ रहे हो, शाम को 5 बजे जा रहे हो, तो 8 घंटे के मैं तुम्हें 200 रुपए के हिसाब से पैसे दूंगा। लेकिन एज्यूम कर लो कि एक और बात अंडरस्टूड थी कि लेबर बीच में 1 घंटे का ब्रेक लेगा, किसी भी वजह से लेबर 1 घंटे का ब्रेक लेगा और वो पेड ब्रेक होगा। पेड ब्रेक का मतलब ये है कि वो अगर ब्रेक पर जा रहा है, लेट से खाना खाने के लिए जा रहा है, थोड़ा सा आराम करने के लिए जा रहा है, तो मैं उसके पैसे नहीं काटूंगा। यानी कि ये जो इनपुट आवर्स हैं, ये जो इनपुट आवर्स हैं, इसमें से कुछ ब्रेक के आवर्स भी होंगे जिसको हम आइडल आवर्स कहते हैं, जिसको हम आइडल आवर्स कहते हैं। ठीक है ना, मटेरियल की जबान में हम क्या कह रहे थे, लॉसेस कह रहे थे, और यहां पर हम कहेंगे आइडल आवर्स। आइडल आवर्स का मतलब ये है कि वो घंटे जिसमें लेबर काम नहीं कर रहा, लेबर फ्री है, लेबर के पास में भी मैंने कोई ब्रेक पर है लेबर, किसी भी तरह से। और ये आपके जो आवर्स है ना, ये कहलाते हैं आपके आउटपुट आवर्स। सर आउटपुट आवर्स का क्या मतलब है? देखो, अगर इसको यूं सोचो कि लेबर सुबह 9 बजे आया, शाम को 5 बजे गया, लेकिन उसने बीच में 1 घंटे का ब्रेक लिया, लेकिन उसने बीच में 1 घंटे का ब्रेक लिया, तो इफेक्टिवली उसने जो उसके जो वर्किंग आवर्स हैं, यानी कि जितने घंटे उसने टेबल बनाने के लिए काम किया है, वो पूरे 8 घंटे नहीं है, उसने 7 घंटे में टेबल तैयार कर लिया। यानी कि अगर वो सुबह 9 से 5 नहीं आता, बल्कि विदाउट ब्रेक 9 से 4 काम करता, तो भी टेबल पूरा हो जाता। विदाउट ब्रेक अगर सुबह 10 से दोपहर शाम 5 बजे तक काम करता, तो भी टेबल पूरा हो जाता। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरे आवर्स पेड है, ये मेरे आवर्स पेड है, मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ सारे टाइम की। ये मेरा आइडल टाइम है, ये मेरा आइडल टाइम है। आइडल टाइम का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा वो वक्त है जिसमें लेबर फारिग है, लेकिन बहरहाल अंदर अंडरस्टूड है, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि इसकी पेमेंट भी होगी। और ये आउटपुट आवर्स हैं, यानी कि ये वर्किंग टाइम है, यानी कि ये वर्किंग टाइम है, यानी कि इतने घंटे लेबर जो है वो काम कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आवर्स पेड, जितने घंटों की पेमेंट हुई है उसमें से अगर आइडल टाइम, जितने घंटे वो फारिग है, वो हटा दिया जाए तो उसका वर्किंग टाइम आ जाएगा। आवर्स पेड में उसको 8 घंटे की पेमेंट कर रहा हूँ, 1 घंटा बीच में वो फारिग बैठेगा, तो वो काम कितने घंटे कर रहा है, वो काम इफेक्टिवली 7 घंटे कर रहा है।
अब अगर मैं इसकी पेमेंट कैलकुलेट करूं तो मैं पेमेंट कैलकुलेट करूंगा 200 इंटू 8 यानी कि 1600। लेकिन सर अगर वो ब्रेक ले रहा है उसके क्यों पैसे दे रहे हो? मैंने कहा ना कि अंडरस्टूड है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि किसी सवाल में लिखा हुआ हो कि अगर लेबर ब्रेक लेगा उसके हम पैसे नहीं देंगे? बिल्कुल लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन बहरहाल अभी इस एग्जाम्पल में हमने एज्यूम किया है कि लेबर जो है ना वो अगर ब्रेक लेगा तो उसके भी मैं उसको पैसे दूंगा। अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल पर आते हैं, एक और एग्जाम्पल पर आते हैं, और वो एग्जाम्पल है लेबर से एफिशिएंसी से रेलेवेंट, एफिशिएंसी से रेलेवेंट। ठीक है जी, एफिशिएंसी। देखें, लेबर जो होता है ना अमूमन उसकी एफिशिएंसी जो है ना वो 100% नहीं होती। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि लेट से अगर मैं 2 घंटे पढ़ाई करने के लिए बैठूंगा तो मिसाल है, मेरा ये अंदाजा है कि बीच में मैं बार बार मोबाइल उठाकर भी चेक करूंगा और उसमें आधा घंटा जाया करूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैं कहने को तो 2 घंटे काम कर रहा हूँ, लेकिन आधा घंटा जो है वो मोबाइल पे लगा हुआ था, इसलिए वो जाया हो रहा है। इसी तरह से लेबर जब किसी कंपनी में काम करता है ना तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो 100% एफिशिएंसी पर काम नहीं करता। मुझे इस बात का मालूम होता है कि लेबर जो है वो एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा। लेट से मुझे ये मालूम है कि लेबर जो है ना, अगर मैं लेबर को बोलूंगा कि 10 घंटे काम करो और यहाँ पर कोई चीज कंस्ट्रक्ट करो या कोई चीज बनाओ, तो उसकी एफिशिएंसी जो है ना वो थोड़ी सी कम होगी। यानी कि कहने को तो 10 घंटे, ऑन पेपर तो वो 10 घंटे काम कर रहा होगा, बट बीच में छोटा मोटा ब्रेक लेगा, उसकी वजह से उसके टाइम जो है वो जाया हो रहा होगा। अब इस एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव करना है, इस एफिशिएंसी के बारे में क्या डिटेल्ड वर्किंग है, वो लेबर के चैप्टर में हम लाजमी देखेंगे। एफिशिएंसी का कोई रेशियो भी होगा। लेकिन लेट से मैं यहाँ पर एक वर्किंग करना चाहता हूँ, और वो ये है कि लेट से आपको किसी सवाल में जो है ना वो एफिशिएंसी रेशियो दिया हुआ है। आपको किसी सवाल में एफिशिएंसी रेशियो दिया हुआ है 90%। एफिशिएंसी रेशियो 90%, इस तरह से जो है वो एक टर्म लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर लेबर ने जो है वो कोई काम अगर लेट से 90 घंटे में लेबर ने कंप्लीट करना था, तो वो काम कंप्लीट करने के लिए लेबर जो है ना वो 100 घंटे ले रहा है। यानी कि उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं है। वो जितना हमने सोचा था उतने घंटे काम नहीं कर रहा, बल्कि उससे कंपैरेटिवली इफेक्टिवली इफेक्टिवली जो काम कर रहा है ना वो कम कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि लेट से कंपनी ने एक लेबर को हायर किया, और कंपनी ने जो है ना वो उस लेबर को ये बोला कि भाई आप जो है ना वो जो है ना वो एक लेट से टेबल बना दो, और हमारे हिसाब से स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर वन टेबल, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर वन टेबल। कंपनी ने ये कहा कि भाई हमारे हिसाब से एक टेबल जो है ना वो 9 आवर्स में बनता है। कंपनी ने ये कहा कि हमारे हिसाब से एक टेबल 9 घंटे में बनता है। कंपनी ने ये कहा हमारे हिसाब से एक पर्टिकुलर टेबल अगर हम एक मजदूर को बोले बनाने को और वो काम करता रहे तो वो 9 घंटे में बना देता है। अगर तो लेबर की एफिशिएंसी 100% है, अगर तो लेबर 100% एफिशिएंट है, यानी कि लेबर बिल्कुल भी टाइम जाया नहीं करता, तो लेबर के जो एक्चुअल आवर्स होंगे ना, जो लेबर के एक्चुअल आवर्स होंगे फॉर वन टेबल, जो लेबर के एक्चुअल आवर्स होंगे फॉर वन टेबल, लेबर के जो एक्चुअल आवर्स होंगे फॉर वन टेबल, वो भी 9 आवर्स होंगे। बात समझ में आ रही है? भाई कंपनी ने कहा कि यार ये काम करना है, और हम बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं, और अगर आप ये काम करोगे, ये चीज बनाओगे, ये यूनिट कंस्ट्रक्ट करोगे, तो हमारे हिसाब से ये काम 9 घंटे में आमतौर पर हो जाता है। अगर आप टाइम जाया नहीं करोगे तो ये काम 9 घंटे में हो जाना चाहिए। लेबर आया, एक लेबर आपने हायर किया और उसने वो काम 9 घंटे में ही कर दिया, 9 घंटे में ही कर दिया। ठीक है भाई, 9 घंटे में उसने काम कंप्लीट कर दिया, यानी कि वो अपनी 100% एफिशिएंसी पर काम कर रहा था, उसने बिल्कुल भी टाइम जाया नहीं करा। ये इसी तरह से कि मैं तुम्हें बोलूं कि भाई 2 घंटे में पूरा सीवीपी एनालिसिस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो सकता है, और अगर तुम घर पर जाकर सीवीपी एनालिसिस के लेक्चर देखोगे तो 2 घंटे में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और तुम जो है वो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 2 घंटे जो है वो डायरेक्ट लेक्चर देखो तो कंप्लीट हो सकता है। अलबत्ता ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। जनरली जब लेबर काम करता है तो उसकी एफिशिएंसी 100% जनरली नहीं होती है। हो सकती है लेकिन जनरली नहीं होती है। जनरली जो एफिशिएंसी है ना वो कंपैरेटिवली कम होती है। जिस तरह से यहाँ पर मैंने एज्यूम किया कि लेबर की जो एफिशिएंसी है वो 90% है। अच्छा, अब लेबर की एफिशिएंसी 90% है, इसका क्या मतलब है? देखें, एफिशिएंसी रेशियो जो कैलकुलेट होता है, अगेन इसकी डिटेल्स तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक तरीका इसको कैलकुलेट करने का है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स।
यानी कि एफिशिएंसी रेशियो यहाँ पर जो 100% कैलकुलेट हुआ है वो ऐसे हुआ है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि कंपनी के हिसाब से ये काम कितनी देर में होना चाहिए, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स लेबर ने कितनी देर में कर दिया, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये 100% आ रहा है। ठीक है, अच्छा क्या सर लेबर जल्दी भी काम कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है, 90% वाली भी बात देखते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं ये कहता हूँ कि एक लेबर है, उसको मैंने बोला भाई ये काम करना है तुमने, और ये काम जो है ना वो 9 घंटे में होगा, हम इसको कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि कंपनी ने जो बोला हुआ है ना वो टाइम हम 9 घंटे ही रखते हैं। और लेट से इस लेबर ने कोई एक पर्टिकुलर काम जो मैंने इसको बोला था कि भाई 9 घंटे में हो जाना चाहिए, 9 घंटे में होता है, 9 घंटे में तुम्हें कर लेना चाहिए। लेबर ने वो काम जो है ना वो बड़ा शातिर लेबर था, तेज था बंदा, जल्दी जल्दी काम करता था, जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन थी उससे भी पहले उसने काम कर लिया। तो लेट से उसने जो एक्चुअल आवर्स फॉर वन टेबल, यानी कि एक टेबल बनाने के लिए जो टाइम लिया, एक टेबल बनाने के लिए जो टाइम लिया ना, वो लेट से उसने 4.5 घंटे में काम कर दिया। अनरियलिस्टिक टाइप लग रहा है, लेकिन चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं अगर बात यहाँ तक पहुंची है तो। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कंपनी ने एक लेबर को बोला यार ये काम कर दो, और वो काम जो है वो 9 घंटे में हो जाना चाहिए था। उस लेबर ने वो काम कर दिया, लेकिन उस लेबर ने वो काम जो है वो 9 के बजाय 4.5 घंटे में कर दिया। इसका मतलब ये लेबर एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है? ये लेबर बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, ये लेबर बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। यानी कि 2 मिनट का काम 1 मिनट में कर रहा है, 1 घंटे का काम आधे घंटे में कर रहा है, 2 घंटे का काम 1 घंटे में कर रहा है, 9 घंटे का काम 4.5 घंटे में कर रहा है। यानी कि ये एक्स्ट्रा ही कुछ एफिशिएंट हो गया एग्जाम्पल के हिसाब से। तो अगर हम इसका एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, कंपनी के हिसाब से ये काम 9 घंटे में होना चाहिए, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, इस बंदे ने ये काम 4.5 घंटे में कर दिया। तो अगर मैं 9 को 4.5 से डिवाइड कर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 200% आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर लेबर उतना ही एफिशिएंट होगा जितना मेरे स्टैंडर्ड्स कहते हैं तो आंसर 100% आएगा एफिशिएंसी रेशियो का। लेकिन अगर लेबर जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है तो आंसर 100 से ज्यादा आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं एफिशिएंसी रेशियो 90%, मैं बोल रहा हूँ कि जनरली जनरली लेबर जो होता है ना वो 100% से कम एफिशिएंसी पर काम करता है। जनरली लेबर जो है वो 100% से कम एफिशिएंसी पर काम करता है। तो जनरली अगर लेबर 100% से कम एफिशिएंसी पर काम करता है, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई एक चीज 9 घंटे में हो जानी चाहिए, लेकिन लेबर ने वो ज्यादा टाइम लगाकर करी और इसीलिए उसकी एफिशिएंसी 90% थी, तो लेबर ने आखिर ये काम कितनी देर में किया होगा? ये हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम लिखें एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, यानी कि कंपनी के हिसाब से कोई काम कितनी देर में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, और लेबर ने वो काम कितनी देर में किया। अब इस फॉर्मूले में हमें एफिशिएंसी रेशियो पता है 90%, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स पता है 9, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स नहीं पता, तो एक्स अगर लेफ्ट साइड पर आएगा तो ये 9 डिवाइडेड बाई 90% हो जाएगा, और ये आएगा आपके पास 10 आवर्स। इसका मतलब ये हो गया कि जब कंपनी का एफिशिएंसी रेशियो लेस देन 100% होता है, कंपनी का एफिशिएंसी रेशियो लेबर्स का लेस देन 100% होता है, उसका मतलब ये होता है कि लेबर एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा टाइम दे रहा है। यहाँ पर आपके लेबर को जो काम 9 घंटे में कर लेना चाहिए, वो वही काम लेबर जो है वो 10 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, विच मीन्स के कंपैरेटिवली कम एफिशिएंट है। तो आपका जो एक्चुअल आवर्स आ रहे हैं वो आपके एक्चुअल आवर्स आ रहे हैं, जो आपके एक्चुअल आवर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 10 आवर्स। अच्छा जी सर, अब एफिशिएंसी रेशियो क्या हम मजीद देखेंगे? बिल्कुल, जब आप लेबर का चैप्टर देखोगे तो उसमें एफिशिएंसी रेशियो मजीद डिटेल में देखोगे। यहाँ पर हम एक और काम करते हैं, हम एक सवाल बनाते हैं। आप पहले तो इस चीज को समझ लें कि एफिशिएंसी रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। एफिशिएंसी रेशियो 100% कब होगा? मोर देन 100% कब होगा, और लेस देन 100% कब होगा? 100% तब होगा जब कंपनी ने जो सोचा था जितने घंटे में काम होना चाहिए उतने ही घंटे में काम हो रहा हो। मोर देन 100% तब होगा जब लेबर ज्यादा एफिशिएंट हो। लेस देन 100% तब होगा जब लेबर कम एफिशिएंट हो। तो यहाँ पर हमारे एक्चुअल आवर्स जो लग रहे हैं ना वो 10 आवर्स लग रहे हैं। अब मैं इससे रेलेवेंट एक सिनेरियो आप लोगों को बनाकर देता हूँ। लेट से सवाल जो है उसमें लिखा हुआ है कि जो एक्चुअल आवर्स हैं, जो एक्चुअल आवर्स हैं यानी कि लेबर एक्चुअली जो काम करता है, लेट से वो 20 घंटे में काम करता है। ठीक है जी, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई लेबर जो है ना वो एक्चुअली कोई काम करता है और वो 20 घंटे में काम करता है। साथ में सवाल में एफिशिएंसी रेशियो दिया हुआ है, साथ में सवाल में एफिशिएंसी रेशियो दिया हुआ है लेट से 80% का, साथ में सवाल में एफिशिएंसी रेशियो दिया हुआ है 80% का। ठीक है, और फिर सवाल में लिखा हुआ है कि पर आवर रेट पेड टू लेबर
पर आवर रेट पेड टू लेबर, पर आवर रेट पेड टू लेबर, और वो दिया हुआ है ₹200 पर आवर। और साथ में ये लिखा हुआ है कि जो पेमेंट होगी ना वो एक्चुअल आवर्स के हिसाब से होगी, जो पेमेंट होगी ना वो एक्चुअल आवर्स के हिसाब से होगी। यानी कि लेबर जितनी देर काम करेगा, लेबर जितनी देर काम करेगा, हर घंटे के उसको 200 रुपए दिए जाएंगे। लेबर जितने घंटे काम करेगा, हर घंटे काम करने के उसको 200 रुपए दिए जाएंगे। एक्चुअल आवर्स है 20 आवर्स, एफिशिएंसी रेशियो है 80%, और पर आवर रेट पे टू लेबर इज ₹200 पर आवर, यानी कि 200 रुपए लेबर को काम करने के दिए जाएंगे और एक्चुअल आवर्स पे पेमेंट होगी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कंपनी की करंट जो टोटल लेबर कॉस्ट है, कंपनी की जो करंट टोटल लेबर कॉस्ट है, कंपनी जो लेबर की कॉस्ट पे कर रही है, वो लेबर की कॉस्ट कितनी है, तो आप बोलोगे कि सर लेबर 20 आवर्स काम कर रहा है और 1 घंटे के अगर उसको 200 रुपए देने हैं, तो 20 आवर्स के टोटल 200 रुपए के हिसाब से 20 इंटू 200, 20 इंटू 200 आपका बन जाता है 4000। आप 4000 रुपए लेबर को अभी दे रहे हो, आप 4000 रुपए लेबर को अभी दे रहे हो। फिर सवाल ये बोलता है कि भाई मैंने लेबर की जो है ना वो ट्रेनिंग करवा दी। सवाल में ये लिखा हुआ होगा कि लेट से लेबर जो है उसकी मैंने ट्रेनिंग करवाई, लेबर को जो है ना वो मैंने किसी वर्कशॉप में भेजा, लेबर को जो है वो काम करना मजीद बेहतर तरह से मैंने सिखाया। और सवाल ये बोल देगा कि भाई ट्रेनिंग की वजह से एफिशिएंसी रेशियो जो है, ट्रेनिंग की वजह से एफिशिएंसी रेशियो जो है वो लेट से इंक्रीज हो गया, और ट्रेनिंग की वजह से एफिशिएंसी रेशियो जो है ना वो चला गया लेट से 120% पर। एफिशिएंसी रेशियो, आपने लेबर की ट्रेनिंग करवाई, आपने लेबर को काम करने का तरीका सिखाया, आपने लेबर को ये बताया कि भाई देखो ये काम कम से कम कितने टाइम में हो सकता है, कैसे करना है, तुम क्या टिप्स यूज कर सकते हो, ट्रिक्स यूज कर सकते हो, और उससे लेबर की एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई। अब वो 120% की एफिशिएंसी पर काम कर रहा है। पहले वो 80% की एफिशिएंसी पर काम कर रहा था, अब वो 120% की एफिशिएंसी पर काम कर रहा है। बाकी ये परा रेट जो है वो सेम है, यानी कि सवाल ये कहते हैं कि परा रेट अभी भी जो है ना वो ₹200 पर आवर है। और साथ में आपसे ये पूछ लिया जाए कि अब जो टोटल लेबर कॉस्ट होगी, साथ में आपसे ये पूछ लिया जाए कि अब जो टोटल लेबर कॉस्ट होगी, साथ में आपसे ये पूछ लिया जाए कि अब जो टोटल लेबर कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, ये बता। तो आप क्या करोगे, आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि अब जो हमारे एक्चुअल आवर्स हैं वो कितने हैं, अब जो हमारे एक्चुअल आवर्स हैं वो कितने हैं। क्योंकि जब हमें एक्चुअल आवर्स मालूम होंगे तो उसको मैं पर आवर रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, और एक्चुअल आवर्स को जब मैं 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टोटल लेबर की कॉस्ट मिलेगी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं पिछली इंफॉर्मेशन पहले देखूंगा। पिछली इंफॉर्मेशन ये है कि एक्चुअल आवर्स 20 है और एफिशिएंसी रेशियो 80% है। मुझे ये पता है कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट से मेरा एफिशिएंसी रेशियो आता है। मुझे ये पता है कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट से मेरा एफिशिएंसी रेशियो आता है। मुझे इसमें स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स नहीं पता, मुझे इसमें एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स 20 घंटे पता है, मुझे इसमें 80% का एफिशिएंसी रेशियो जो है वो भी पता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स हैं वो कितने हैं, वो 16 हैं। यानी कि कंपनी के हिसाब से ये काम 16 घंटे का था। कंपनी के हिसाब से ये चीज 16 घंटे में हो जानी चाहिए थी। कंपनी के हिसाब से ये काम 16 घंटे का था। ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स होते हैं। लेबर ये काम 20 घंटे में करता था, तो जब लेबर काम 20 घंटे में करता था तो मेरा जो एफिशिएंसी रेशियो था वो 80% आता था। इसलिए क्योंकि एफिशिएंसी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। और मेरे अगर स्टैंडर्ड आवर्स 16 थे, यानी कि काम 16 घंटे का था, होता 20 घंटे में था, तो मेरा जो एफिशिएंसी रेशियो है ना वो 80% पर आता था, यानी कि मैं थोड़ा सा इनएफिशिएंट होता था। अब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स मुझे मालूम है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स जो है वो मुझे मालूम हो गए, वो 16 घंटे। ये कैसे आए सर, जो आपके पास यहाँ पर पहली इंफॉर्मेशन थी, इसको आपने जब इस फॉर्मूले में पुट इन किया तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स आपको नहीं पता था, एक्चुअल आवर्स तो आपको पता था, और एफिशिएंसी रेशियो भी आपको पता था। अच्छा, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट जनरली जो है वो चेंज नहीं होते, हो सकते हैं, लेकिन इस सवाल में इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड आवर्स पहले जितने थे आज भी उतने ही हैं। लेबर की ट्रेनिंग की वजह से लेबर के जो एक्चुअल आवर्स हैं, यानी कि जितना टाइम लेबर लेता है वो टास्क कंप्लीट करने में, वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो अब हम वापस से एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे, और इस बार जब हम एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। और अब हमें एफिशिएंसी रेशियो पता है वो 120% है,
हमें स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट 16 पता है, लेकिन हमें एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स नहीं पता। तो अब एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स होंगे 16 डिवाइडेड बाई 120%। 16 डिवाइडेड बाई 120%, 16 डिवाइडेड बाई 1.2, या आपका आ जाता है 13.333 आवर्स। 13.3333 आवर्स ये एक्चुअल आवर्स हो गए मेरे, और मेरी लेबर की जो कॉस्ट है वो 13.3333 मल्टीप्लाइड बाई 200। 13.33333 मल्टीप्लाइड बाई 200, यानी कि मेरी लेबर की कॉस्ट जो है वो तकरीबन बन जाती है 2667। 2667, ठीक है जी। तो हुआ क्या कि लेबर के एफिशिएंट होने की वजह से, लेबर जो है वो कम टाइम ले रहा है। पहले लेबर की एफिशिएंसी 80% थी, अब लेबर की एफिशिएंसी 120% हो गई है। इसका मतलब ये है कि लेबर ज्यादा एफिशिएंट हो गया है। जब लेबर ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है तो वो कंपैरेटिवली कम टाइम लेता है। पहले वो ये काम 20 घंटे में करता था, अब वो यही वाला काम 13.33 आवर्स में कर रहा है। और जब वो 13.33 आवर्स में कर रहा है तो मेरी जो पर आवर कॉस्ट है वो 200, सॉरी, मेरी जो प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट है वो 200 पर चली गई है। ठीक है जी। तो ये आपके पास लेबर की भी कुछ बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली। अच्छा जी, मटेरियल की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसी तरह से लॉसेस के रिडक्शन की बात देख लेते हैं। लेट से मटेरियल के बारे में आपको जो है ना वो एक सवाल दिया हुआ है, और उसमें ये बोला हुआ है कि जो आउटपुट है ना, जो आउटपुट है उसमें 5 kg मटेरियल लगता है। ठीक है जी। और लिखा हुआ है कि जो लॉसेस हैं, जो लॉसेस हैं वो लेट से हैं और 10%, 10% ऑफ इनपुट। इनपुट का 10% लॉसेस होता है, 10% ऑफ इनपुट मेरे लॉसेस हैं। साथ में आपके पास मटेरियल की जो कॉस्ट लिखी हुई है, वो लिखी हुई है 200 पर केजी। ठीक है जी। अब आपको सवाल ये बोलता है कि बताओ मटेरियल की टोटल कॉस्ट कितनी है। तो हमें पता है कि पहले हमें इनपुट मालूम करना होगा, और फिर उस इनपुट को 200 पर केजी के रेट से मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा जी, इनपुट माइनस लॉसेस हम ये वाला तरीका अगर यूज कर लें तो इनपुट माइनस लॉसेस जो है वो आउटपुट होता है। इनपुट माइनस लॉसेस अगर आउटपुट होता है, इनपुट हमें नहीं मालूम है, इनपुट की जगह हम एक्स लिख लेते हैं। जो हमारे लॉसेस हैं वो 10% ऑफ एक्स होंगे, 1x भी लिख सकते हैं इसको। और आउटपुट जो है वो 5 है, तो ये बन जाएगा 0.9x इज इक्वल्स टू 5। या x जो है वो बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 0.9। 5 डिवाइडेड बाई 0.9 जो है वो 5.5556 kg बनता है। और अगर पर केजी रेट जो है वो 200 है तो 5.5556 kg मल्टीप्लाइड बाई 200 अगर हम करते हैं तो हमारी जो मटेरियल की कॉस्ट आ जाती है वो आ रही है 30.86, तकरीबन 30.86 आ रही है। ठीक है जी। अगर मैं राउंड ऑफ ना करूं तो 5 डिवाइडेड बाई 0.9 करके डायरेक्ट 200 से मल्टीप्लाई कर दूं तो तकरीबन, अच्छा सॉरी, 5 डिवाइडेड बाई 0.9 ये आ गया आपका 5.55556 मल्टीप्लाइड बाई 200 अगर करूं तो जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1111.11। दूसरा तरीका हमने क्या पढ़ा था? दूसरा तरीका सर हमने रेशियोज वाला पढ़ा था, उसको भी रिकैप करते हैं। हमने एज्यूम किया था कि अगर हम एज्यूम कर लेंगे इनपुट 100 है, तो लॉसेस जो होंगे वो क्योंकि इनपुट का 10% है तो 100 का 10% यानी कि 10 होंगे। और जो आउटपुट होगा वो 90 होगा। अब हमें जो चीज दी हुई है वो 5 kg और 5 kg का आउटपुट दिया हुआ है। तो अगर मुझे इनपुट मालूम करना है तो मैं क्या करूं, 5 90 हिस्से रिप्रेजेंट करता है तो 5 को 90 से डिवाइड करूं, एक हिस्से की वैल्यू आएगी और उसको 100 से मल्टीप्लाई करूं। 5 को 90 से डिवाइड करूं और 100 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरा 5.5556 आ जाएगा। और अगेन मेरी कॉस्ट 1111.11 आ जाएगी जब मैं उसको 200 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब लेट्स से सवाल आपको ये कहे, यहां तक तो एक सवाल था, लेकिन सवाल आपको ये कह दे ये वाला डेटा देकर, यानी कि सवाल बोले भाई आउटपुट है 5 kg। सवाल ये बोल दे कि जो लॉसेस होते हैं वो 10% ऑफ इनपुट होता है। और सवाल ये बोल दे कि मटेरियल की जो कॉस्ट है वो होगी 200 पर केजी। ठीक है। सवाल ये कहे कि भाई हमने कुछ नई मशीन्स इंस्टॉल करी, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई और उस नई मशीन्स या टेक्नोलॉजी की वजह से जो लॉसेस की परसेंटेज है वो अब रिड्यूस होकर 5% ऑफ इनपुट रह गई है।
आई रिपीट, सवाल आपको ये बोले कि लॉसेस की जो परसेंटेज है वो अब पहले 10% थी, पहले 10% थी, लेकिन अब वो रिड्यूस होकर 5% ऑफ इनपुट रह गई है। अब वो रिड्यूस होकर 5% ऑफ इनपुट हो गई है। पहले ये होता था कि अगर मैं 100 केजी मटेरियल खरीदता था तो 10 केजी जाया होता था और 90 केजी फिनिश गुड्स में नजर आता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब लॉसेस कम हो रहे हैं क्योंकि हम अच्छी मशीन्स इंस्टॉल करी हुई हैं, हमने हमने लेबर की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी है, लेबर जो है वो कम लॉसेस करता है, या बहुत सारे दूसरे रीजन है। अब जरा गौर से सुनिएगा, करंट सिनेरियो क्या है, करंट सिनेरियो क्या है, पहले तो करंट सिनेरियो देखते हैं। करंट सिनेरियो ये है, करंट सिनेरियो ये है कि आपका जो इनपुट होता है, करंट सिनेरियो ये है कि आपका जो इनपुट होता है वो होता है 5.5556 केजी। करंट सिनेरियो ये होता है कि आपका जो इनपुट होता है वो होता है 5.55556 केजी। आप 5.55556 केजी का रॉ मटेरियल खरीदते हो। इस 5.5556 केजी के रॉ मटेरियल में से लॉसेस हो जाते हैं, यानी कि कुछ रॉ मटेरियल जाया हो जाता है। कितना जाया हो जाता है? 10% जाया हो जाता है। किसका 10%? 10% ऑफ 5.5556। लॉसेस जो होते हैं वो इनपुट का 10% होते हैं, तो 5.5556 का 10%, यानी कि तकरीबन तकरीबन 0.5556 केजी जाया हो जाता है। और जो मेरा फिनिश गुड होता है, जो मेरा आउटपुट होता है, जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसमें मुझे जो मटेरियल नजर आ रहा होता है वो 5 केजी नजर आ रहा होता है। जो मेरा फिनिश गुड होता है, जो मेरा आउटपुट होता है, जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसमें मुझे 5 केजी रॉ मटेरियल नजर आ रहा होता है। और आप एज्यूम कर लें, ये टेबल वाली एग्जांपल है, मैं इतनी वुड परचेज करता हूँ, मैं इतनी वुड परचेज करता हूँ, उसमें से ये जो 0.5556 है ये वुड जाया हो जाती है। और जो टेबल होता है, एक टेबल होता है, जो एक टेबल होता है ना, उसमें 5 केजी वुड लगी हुई होती है, उसमें 5 केजी वुड लगी हुई होती है, और वो 5 केजी आ गई। अब मैं जब ये मालूम करता हूँ कि टेबल बनाने के लिए मेरा कितना खर्चा हुआ, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई नहीं करता, बल्कि मैं बोलता हूँ भाई मैंने तो 5.5556 केजी वुड खरीदा था और 1 केजी 200 रुपए का आया था, लिहाजा मेरी जेब से 1111.11 इतने पैसे गए हैं। अब क्या हो रहा है, अब इम्प्रूवमेंट्स के बाद जैसा कि मैंने कहा कि सवाल ये कहता है कि भाई आपने नई मशीन इंस्टॉल कर ली, लेबर की ट्रेनिंग कर दी, या किसी तरह से आपके प्रोसेसेस जो है ना वो इम्प्रूव हो गए। तो इम्प्रूवमेंट्स के बाद सवाल ये कहता है कि आपके जो लॉसेस है ना, अब वो इनपुट का 5% होंगे। आपके जो लॉसेस हैं, यानी कि जो मटेरियल जाया होता है, वो इनपुट का 10% नहीं होगा, वो इनपुट का 5% होगा। अब जरा गौर से सुने, देखिए ऊपर वाली वर्किंग करूं वापस, तो एक चीज इनपुट है, एक चीज आउटपुट है, और एक चीज जो है वो आपके, सॉरी, एक चीज इनपुट है, एक चीज आपके पास लॉसेस हैं। इनपुट में से लॉसेस माइनस होते हैं, इनपुट में से जब लॉसेस माइनस होते हैं तो आपके पास आउटपुट आता है। अब सुने, अगर अगर मशीन लकड़ी कम जाया कर रही है तो क्या जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट या टेबल है उसमें ज्यादा लकड़ी लगी हुई होगी? टेबल का तो जो साइज है, जो मैं टेबल मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, वो टेबल या फाइनल प्रोडक्ट तो उतना ही रहेगा ना। अगर लेट से अभी मेरा जो आउटपुट है, यानी कि जो मेरा एक टेबल है उसमें 5 केजी लकड़ी है, तो उसका डिजाइन चेंज नहीं हुआ, उसका शेप चेंज नहीं हुआ, उसकी कोई हालत चेंज नहीं हुई। यानी कि आपको ये याद रखना है कि जो आपका आउटपुट है, आपका आउटपुट है वो तो 5 केजी पर ही रहेगा ना। देखो, जब आपको पता है कि लॉसेस कम होंगे, जब आपको पता है कि मटेरियल जाया कम होगा, तब आप अपने पैसे कैसे बचाओगे? तब आप अपने पैसे ऐसे बचाओगे कि खरीदारी कम करोगे, इनपुट रिड्यूस करोगे, इनपुट को कम करोगे, आउटपुट वही रहेगा। जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, आपको एक टेबल बनाना था और आपको पता है कि उस टेबल में कटिंग के बाद, मटेरियल जाया हो जाने के बाद 5 केजी मटेरियल नजर आता है, या टेबल का वजन 5 केजी होता है। तो अब अगर लॉसेस कम हो रहे हैं तो आप जो मटेरियल परचेज खरीदारी करोगे वो कम कर दोगे, ताकि आप अपना खर्चा बचा सको। टेबल का साइज थोड़ी बड़ा हो जाएगा। टेबल 5 केजी के का वजन पहले रखता था, आज भी 5 केजी का ही वजन रखेगा, लिहाजा आउटपुट सेम रहेगा, ये बड़ा ख्याल रखना। अब अगर आपके लॉसेस जो है वो इनपुट का 5% है, तो इसका मतलब अगर मैं अब अगर मैं 100 की चीजें खरीदता हूँ या 100 किलो खरीदता हूँ, तो 100 किलो में से 5 किलो जाया हो जाता है, और जो बचा हुआ होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है 95 पोर्शंस को। अब वापस से जरा उसी सीक्वेंस पे चले कि यार अगर मैं अब 100 केजी खरीदता हूँ या 100 यूनिट्स खरीदता हूँ, तो रेशियोज के हिसाब से 100 का 5% यानी कि 5 जाया हो जाता है, और जो बचा हुआ होता है वो 95 होता है।
इसका मतलब अब ये 5 kg कितने हिस्से रिप्रेजेंट कर रहा है? 95। तो मैं खरीदारी कितनी करता हूँ? 5 को 95 से डिवाइड करो, 5 को 95 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। 5 को 95 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। 5 को 95 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5.2632 आएगा। 5.2632 आ रहा होगा। यानी कि जब आपको पता है कि जो मटेरियल आप खरीदोगे उसमें से जाया कम होगा तो आप उसकी खरीदारी भी कम करोगे। पहले आप कितना खरीदते थे? पहले आप 5.5556 केजी खरीदते थे। 5.5556 केजी का 10% यानी कि 0.5556 जाया हो जाता था। और जब 5.5556 केजी का 0.556 केजी जाया हो जाता था तो 5 केजी बच जाता था। अब आप 5.2632 केजी खरीद रहे हो क्योंकि फिनिश गुड्स में तो 5 केजी होना चाहिए, इसका 5% जाया हो जाता है। आप कैलकुलेट भी कर लें, आप जरा एक काम करें, 5.2632 का 5% कैलकुलेट करें। अगर आप 5.2632 का 5% कैलकुलेट करते हैं तो वो बन जाता है 0.2632। इसमें से 0.2632 जाया हो जाता है और 5 केजी बच जाता है। अब क्योंकि लॉसेस कम हो रहे हैं तो आपका खर्चा बच रहा है। कैसे बच रहा है? बच ऐसे रहा है खर्चा कि अब मैं 5.2632 केजी खरीद रहा हूं और 1 केजी मुझे अब मार्केट में पहले भी 200 का मिलता था, आज भी 200 का मिल रहा है। तो अगर मैं आज 5.2632 केजी खरीदता हूँ और 1 केजी 200 रुपए का है तो अब मेरे जो खर्चा है वो 1052.64 का हो रहा है। 1052.64 का खर्चा हो रहा है। यहां पर मैंने जो ये एग्जाम्पल करी है बड़े अच्छे से समझनी है। ये वो वाले केसेस हैं कि जिसमें लॉस की परसेंटेज कम हो गई है। जब मटेरियल में लॉस की परसेंटेज कम हो जाए तो आप जो मटेरियल की खरीदारी कर रहे थे वो भी कम करते हो, उसी को रिड्यूस कर देते हो, तभी तो बचत होगी। फाइनल प्रोडक्ट में तो पहले भी 5 केजी लग रहा था, आज भी टेबल का साइज जो होगा या टेबल का जो कंटेंट होगा या टेबल में जो वुड होगी वो 5 केजी ही होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। काइंडली इन सारी चीजों को अच्छे से अपने पास कॉपी करिएगा और ये वाली अगर शीट की आप लोगों को जरूरत हो तो आप लोग मुझे जो है वो मेरे नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करें ताकि मैं आप लोगों को ये शीट भी प्रोवाइड करूं और इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में लेक्चर्स दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में लेक्चर्स को सारे देखें। आपके सारे मसले हल होंगे और कॉस्टिंग कम से कम टाइम में कवर होगा। आपने कुछ भी लिखना नहीं है, आप सारी चीजें जो है वो इन PDF फाइल से नोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मिलेंगे।